नमस्कार साथियों। एग्जाम पास में है, इस वजह से मैं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न बताने की कोशिश करूंगा। भौतिक विज्ञान के मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं, उनको जरा समझते हैं। पहला लिखा है मैंने अनुप्रस्थ तरंगे। सारे प्रश्न आए हुए हैं, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे उन तरंगों को कहा जाता है जो लंबवत चलती हैं। कैसी चलती हैं? लंबवत चलती हैं। उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि जो तरंगे सुरंग व गर्त बनाती हुई चलती हैं, सुरंग व गर्त बनाती हुई चलती हैं, उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। जैसे प्रकाश की तरंगे हुई, रेडियो तरंगे हुई और विद्युत चुंबकीय तरंगे। सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। रेडियो तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक भाई। इसके अलावा जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो ठोस में उत्पन्न हो सकती हैं। किसमें उत्पन्न होती हैं? ठोसों में उत्पन्न होती हैं। कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। अगली तरंग की बात करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे उन तरंगों को कहा जाता है जो किसी माध्यम के समानांतर चलती हैं। जैसे मान लीजिए माध्यम है और इस माध्यम के समानांतर जो तरंग चल रही है उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। अनुदैर्घ्य तरंगे कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी ध्वनि तरंग है और आपकी जो भूकंप की तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है। प्रकाश, रेडियो और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, या वो तरंगे जो लंबवत होकर चलती हैं या सुरंगवा गर्त बनाती हैं। और ध्वनि तरंग और भूकंप तरंग कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंग है और साथ में याद रखना एक किसी माध्यम के समानांतर चलती हैं। अगला देखो भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहा जाता है जो बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं। उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जो बिना माध्यम के जो बिना माध्यम के चलती हैं। दिख रहा है सबको? जो बिना माध्यम के चलती हैं उनको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे मैं बताऊं, गामा किरणें हुई, यक्स किरणें हुई, परावैंगनी किरणें हैं और अवरक्त किरणें हैं। ये सारी किरणें जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं। अब गामा किरणों की बात करें। गामा किरणों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। भेदन क्षमता कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि किन किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरणों की होती है। और साथ में एक समस्थानिक है जिसका नाम है कोबाल्ट 60। आपने सुना होगा, कोबाल्ट 60 एक समस्थानिक है जिसका यूज हम किसमें करते हैं? कैंसर के उपचार में करते हैं। तो उसमें कौन सी किरणें निकलती हैं? तो गामा किरणें निकलती हैं। और कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में। ठीक भैया, आगे आ जाओ। यक्स किरणें। यक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है चिकित्सा पद्धति में। और यक्स किरणों की खोज की थी रोंटगन ने। किसने की थी? रोंटगन ने यक्स किरणों को खोजा था। और यक्स किरणों का उपयोग किया जाता है चिकित्सा पद्धति में। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। चिकित्सा पद्धति में यक्स किरणों का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं परावैंगनिक किरणें। परावैंगनिक किरणों की खोज की थी रीटर ने। किसने की थी? रीटर ने। ठीक भाई। और परावैंगनिक किरणें क्या होती हैं? ये किरणें जो हैं जीवाणुओं को नष्ट करने में प्रयोग की जाती हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने में। ठीक। अगला आ जाओ, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें वो होती हैं, इनको आपने देखा होगा, जो टीवी का रिमोट होता है तो टीवी के रिमोट से जो किरणें निकलती हैं उनको अवरक्त किरणें कहा जाता है, टीवी के रिमोट में। और साथ में कोहरे में देखने के लिए किन किरणों का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं कोहरा में देखने के लिए। फिर समझ लो, विद्युत चुंबकीय तरंगें वो होती हैं जो बिना किसी माध्यम के एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। गामा किरणें, गामा किरणों की खोज किसने की थी? बैकुरल ने। किसने की थी? बैकुरल ने। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो गामा किरणें जो हैं इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, और कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक है जिसका यूज कैंसर के उपचार में किया जाता है, उससे गामा किरणें निकलती हैं। यस किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी, चिकित्सा पद्धति में यूज होता है। पराबैंगनी किरणों को खोजा था रीटर ने, जीवाणुओं को नष्ट करने में प्रयोग होता है। और अवरक्त किरणें जो हैं टीवी के रिमोट से निकलती हैं, और कोरा में देखने के लिए अवरक्त किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। नोट कर लेंगे आप लोग? ठीक भैया, अगला आ जाओ। ध्वनि की चाल। अब एक प्रश्न कई बार पूछा गया कि ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोसों में सर्वाधिक होती है। किसमें सर्वाधिक होती है? ठोस में। एक क्वेश्चन आ चुका है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ठोस, द्रव, गैस में। तो ठोस में होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी पूछा गया है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल जो होती है, सामान्य चाल, वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। या ये कह सकते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तारत्व की बात करें, अगर तारत्व अधिक होगा, तारत्व अगर अधिक होगा तो आवाज हमारी पतली होगी। तारत्व अगर कम होगा तो आवाज हमारी मोटी होगी। इस वजह से प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं की आवाज पतली क्यों होती है? क्योंकि उनका तारत्व अधिक होता है। महिलाओं की आवाज पतली होती है। अब पतली इसी वजह से होती है क्योंकि उनका क्या अधिक होता है? तारत्व अधिक होता है। और तारत्व निर्भर किस पर करता है? ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक भाई, तारत्व अधिक तो महिलाओं की आवाज पतली होगी। और तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। HTZ लिख रहा हूं मैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अगला, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक अगर पूछा जाए तो आप गॉस बताएंगे। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस है, याद रखना। नोट करते जाएं साथ में कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस है। अगले पॉइंट पर आओ। ऊर्जा का एसआई मात्रक कई बार पूछा गया है, तो आप जूल बताएंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। ये भी पूछा गया है। ताप का एसआई मात्रक अगर पूछा जाए तो केल्विन बताओगे। वैसे ताप के तो डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट है। भाई डिग्री सेल्सियस भी इसका है, फारेनहाइट भी है। लेकिन आपसे ताप का पूछा गया है एसआई मात्रक, तो आप बताएंगे केल्विन। विद्युत चालकता का मात्रक पूछा जाए तो सीमेंस बता देना। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस है। चुंबकीय प्रवाह का मात्रक अगर पूछा जाए तो वेबर। चुंबकीय प्रवाह का मात्रक वेबर है। प्रेरकत्व का मात्रक अगर पूछा जाए तो हेनरी बताओगे। क्या बताओगे? हेनरी। फिर रिपीट सुन लो। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल रहेगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट भी। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस है। चुंबकीय प्रवाह का मात्रक वेबर है। और प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। अगले पेज पर आओ। एक अश्व शक्ति अगर आपसे पूछी जाए तो कितने वाट के बराबर होती? तो एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के। ये भी प्रश्न याद रखना। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये पलायन वेग क्या होता है कि अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंका जाएगा तो वो गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर चली जाती है, अर्थात वो पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आएगी। यही पृथ्वी का पलायन वेग है। तो कितना पलायन वेग है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और एक बार और याद रखना कि अगर किसी वस्तु को तुम्हें बहुत दूर तक फेंकना है तो आपको 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। कितनी डिग्री पर? 45 डिग्री पर। ठीक है, ऐसा करके तिरछा। पूछा जाता है कि किस तापमान पर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाना बराबर होते हैं? किस तापमान पर फारेनहाइट
और डिग्री सेल्सियस पैमाना बराबर होते हैं तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री पर। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाना कितने पर बराबर होते हैं तो याद रखना -40 पर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगले पेज पर आओ। जो फ्यूज तार होते हैं, फ्यूज तार जो घरों में लगाए जाते हैं जिससे कोई उपकरण आपका फूके ना, तो उनकी खास बात क्या होती है कि जो फ्यूज तार होते हैं उनका प्रतिरोध होता है निम्न, निम्न प्रतिरोध होता है, और गलनांक भी कैसा होता है, निम्न गलनांक होता है। यानी फ्यूज तार की विशेषता ये होती है, ये निम्न प्रतिरोध के होते हैं और निम्न गलनांक के होते हैं। घरों में लगा होता है, एमसीबी वगैरह में लगाया जाता है, आपने देखा होगा। अगला, टरबाइन और डायनेमो। टरबाइन और डायनेमो क्या करते हैं, ये दोनों यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी टरबाइन और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये याद रखना। ठीक, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य में अपार ऊर्जा है वो किस क्रिया के कारण है। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होता है नाभिकीय विखंडन क्रिया और एक होता है नाभिकीय संलयन क्रिया। नाभिकीय संलयन क्रिया में नाभिक के जो अणु हैं वो जुड़ते हैं, क्योंकि संलयन माने होता है जुड़ना या मिलाना, और विखंडन माने होता है तोड़ना। तो नाभिकीय संलयन क्रिया में क्या होता है, आप खुद ही समझ लो, जब अणु जुड़ेंगे तो उसमें अपार ऊर्जा बनेगी। यानी सूर्य की अपार ऊर्जा का कारण कौन सी क्रिया है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया है। और इसी सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम भी कार्य करता है, यानी हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। ठीक, परमाणु बम जो है या परमाणु भट्टी जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। परमाणु बम और परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है, जबकि सूर्य में जो अपार ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और फ्यूज वायर क्या करता है कि वो निम्न प्रतिरोध का होता है और उसका गलनांक भी निम्न होता है। आगे आओ भाई। प्रकाश ऊर्जा का पैकेट है, तो प्रकाश जो ऊर्जा का पैकेट होता है उन ऊर्जा के छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, फोटॉन कण कहा जाता है, याद रखना। यानी प्रकाश में जो ऊर्जा के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उनको फोटॉन कण कहा जाता है। हरा रंग आतिशबाजी, यानी आतिशबाजी में जो हरा रंग पाया जाता है वो किसके कारण होता है, तो बेरियम नाइट्रेट के कारण होता है। आतिशबाजी का हरा रंग जो होता है वो बेरियम नाइट्रेट के कारण होता है। ऐसे याद रख लेना कि बेर कैसा होता है, हरे रंग का होता है। अगला, जो कोबाल्ट 60 है जिसका यूज हमने अभी पहले बताया था कि इसका यूज काहे में करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं। तो इससे कौन सी किरणें निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं, और गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। इनकी खोज बैकुरल ने की थी। लेजर, आजकल आपने देखा होगा तमाम बार कोड स्कैन करके लोग बिग बाजार वगैरह में जाते हो तो उसमें लेजर बीम का यूज किया जाता है। तो लेजर का आविष्कार किसने किया था, थियोडोर मैमन ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था, थियोडोर मैमन ने किया था। राडार का पूछा जाए, राडार, लोग कहते हैं तुम मेरे रडार पर हो। रडार से क्या होता है कि जो उपग्रह हैं या जो हवाई जहाज हैं उनकी स्थिति का पता लगाया जाता है। तो राडार का आविष्कार किया था वाटसन वाट ने किया था। किसने, वाटसन वाट। ऊर्जा के पैकेट फोटॉन कण हैं। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम नाइट्रेट के कारण है। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती हैं, कैंसर यूज में होता है समस्थानिक। लेजर का आविष्कार थियोडोर मैमन ने किया था और राडार का आविष्कार वाटसन वाट ने किया था। अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखिए कुछ समस्थानिक ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनका यूज काहे में करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सोडियम 24, अब नोट करते जाओ। सोडियम 24 का यूज करते हैं रक्त का थक्का पता लगाने में। किसका थक्का पता लगाने में, शरीर में रक्त का थक्का पता लगाने में हम किसका यूज करते हैं, सोडियम 24 नामक एक समस्थानिक का यूज करते हैं। ठीक भाई। अगला आपसे पूछा जाए यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है परमाणु बम बनाने में या परमाणु भट्टी में। परमाणु बम बनाने में और प्लस परमाणु भट्टी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है,
तो यूरेनियम 235 धातु का यूज किया जाता है। कार्बन 14, कार्बन 14 का यूज किया जाता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में या कार्बन डेटिंग करने में। कोई बहुत पुराना जीवाश्म मिल गया तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने में। और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डेटिंग में किसका यूज करते हैं, इसी को कार्बन डेटिंग बोलते हैं। तो कार्बन डेटिंग में भी, डेट माने होती तारीख, में भी कार्बन 14 का यूज किया जाता है। अगला आर्सेनिक 74, एक समस्थानिक है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं ट्यूमर की जांच, ट्यूमर की जांच करने में। किसकी जांच करने में? ट्यूमर की जांच करने में, ट्यूमर की जांच करने में पूछा जाता है भैया। अगला आयोडीन 131, एक समस्थानिक है आयोडीन 131। आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं अगर आपकी जो थायराइड ग्रंथि होते, थायराइड ग्रंथि जो शरीर की, आपको मालूम होगा सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि होती है, इसको अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। तो थायराइड ग्रंथि में अगर कैंसर है या कोई विकार है, थायराइड ग्रंथि का कैंसर कह दें या कोई विकार है, तो उसका पता लगाने में हम किसका यूज करते हैं? आयोडीन 131 का यूज करते हैं। फिर समझो, सोडियम 24 का यूज करते हैं शरीर में रक्त का थक्का पता लगाने में। यूरेनियम 235 का यूज करते हैं परमाणु बम तथा परमाणु भट्टी बनाने में। ठीक। कार्बन 14 का यूज करते हैं जीवाश्म की आयु का पता लगाने में या कार्बन डेटिंग करने में। और आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं ट्यूमर की जांच में। आयोडीन 131 का यूज करते हैं थायराइड ग्रंथि में कोई कैंसर है या कोई विकार है तो उसका पता लगाने में। आगे आ जाओ। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं D2O, यानी इसको हम लोग भारी जल भी कहते हैं, भारी जल। ठीक, ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है ड्यूटेरियम, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से मैं बता दूं? एक तो होता प्रोटेरियम, दूसरा आपका ये ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम, ठीक। इन 3 समस्थानिक होते हैं। इस तीसरे जो पहला समस्थानिक है ड्यूटेरियम, इसी का यूज किया जाता है भारी जल को में। अब भारी जल क्या होता है? जैसे मान लीजिए परमाणु भट्टी है, और परमाणु भट्टी में जब क्रिया अधिक तीव्र गति से होने लगती है तो क्रिया को मंद करने के लिए या मंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, मंदक के रूप में। यानी परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला सुनो भैया, फास्फोरस 32। ठीक, ठीक भाई, F32। इस F32 का यूज क्या में करते हैं? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया के उपचार में F32 का यूज किया जाता है, ये याद रखना। अगला आयरन 59। आयरन 59 अगर आपसे पूछा जाए तो अरक्तता का पता लगाने में, किसका पता लगाने में? अरक्तता का पता लगाने में। ठीक भैया, याद रखना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज हो गया भारी जल में, यानी परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। फास्फोरस 32 हो गया ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया की जांच में। और आयरन 59 का यूज करते हैं अरक्तता का पता लगाने में। अगला यूरेनियम 238। 235 अलग है, 238 अलग है। यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, मैंने अभी बताया था, काय में? परमाणु भट्टी में। लेकिन यूरेनियम 238 का यूज करते हैं चट्टानों की आयु का पता लगाने में, पता लगाने में। नोट करते जाना ना, भूल जाओ, याद रहेगा भैया। ये मैंने आपको लिखा दिए। ठीक, अगले पेज पर बढ़ते हैं भाई। आगे लिखिए भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि केरल में आपने देखा होगा कि जो बालू है, केरल की बालू को मोनाजाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनाजाइट। और इसी केरल की बालू से, जो मोनाजाइट बालू है,
इसी बालू से एक धातु निकाली जाती है और इस धातु का नाम है थोरियम। यानी ये भी कह सकते हैं कि थोरियम का अयस्क कौन सा है, तो मोनाजाइट है। और इस थोरियम धातु का यूज करते हैं परमाणु जो ऊर्जा होती है उसको बनाने में। भारत में थोरियम का यूज किया जाता है क्योंकि थोरियम प्राप्त हो जाता है कहाँ से, केरल से। ठीक भाई, आगे पूछा जाए कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो याद रखना 1974 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण अगर आपसे पूछा जाए तो 1974 में पोखरण में हुआ था। उस समय सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की थी। ये भी आपसे पूछा गया है फिजिक्स वाले में ही कि प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी और कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था। अगला एक होता है डायोड वाल्व। डायोड वाल्व क्या करता है, और एक होता है रेक्टिफायर। दो यंत्र होते हैं, डायोड वाल्व और रेक्टिफायर। ये दो यंत्र क्या करते हैं कि एसी को डीसी में बदलते हैं, यानी अल्टरनेट करंट जो होता है यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। अब क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है, तो आंसर या तो डायोड वाल्व देंगे या वो रेक्टिफायर देंगे, तो दोनों के दोनों ही सही माने जाएंगे। अगला आ जाओ, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से प्रश्न पूछा गया है। सेमीकंडक्टर को अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धचालक। क्या बोलते हैं भैया, सेमीकंडक्टर को अर्धचालक कहा जाता है। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं आपने नाम सुनेंगे, जैसे जर्मेनियम है, कौन कौन से हैं, जर्मेनियम है, आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन, ये सब आपके सेमीकंडक्टर हैं, अर्धचालक हैं। अर्धचालक यानी आधे सुचालक हैं आधे कुचालक हैं, अर्धचालक हैं। सिलिकॉन का आप तो जानते होंगे कि जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है इसका यूज कायम किया जाता है, सोलर प्लेटें होती हैं, सोलर प्लेटें। तो सोलर प्लेट बनाने में किस अर्धचालक का यूज करते हैं, तो याद रखना सिलिकॉन का यूज करते हैं, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। और जर्मेनियम भी याद रखना। अगला आ जाओ। अगला आपसे पूछा जाए कि जैसे विद्युत सेल जो होती है, विद्युत सेल देखा होगा आपने, विद्युत सेल वो किस ऊर्जा को किस में बदलती है, तो विद्युत सेल क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल तो आपने देखे होंगे, जैसे घड़ी की सेल है, ठीक है, और भी सेलें हैं, ये विद्युत ऊर्जा को कायम बदल देती हैं, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, डायनेमो की बात करें, डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को, क्योंकि डायनेमो के एक प्रकार का यंत्र है, यांत्रिक ऊर्जा को कायम बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस बात को तुम भी याद रख लेना। ठीक भैया, अगला टेलीफोन। टेलीफोन का जो तार होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। टेलीफोन का तार, उसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। कोई ध्वनि ऊर्जा पर टिक मत कर देना। टेलीफोन के तार में कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। अगला आ जाओ, जो शुष्क सेलें होती हैं, शुष्क सेल, जैसे घड़ी वाली सेल जो 5-5 10-10 रुपए की आती हैं, जो शुष्क सेलें होती हैं वो क्या करती हैं, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। यानी जिसमें ऊर्जा बनी रहती है वो सब में समझो रासायनिक ऊर्जा है, और बाद में वो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे विद्युत सेल हो चाहे शुष्क सेल हो, ये रासायनिक ऊर्जा को कायम बदलते हैं, विद्युत सेल में बदलते हैं। अगला, जो लेड संचायक सेलें हैं, लेड संचायक सेल, लेड संचायक सेल समझे आपकी, जैसे आपके घर में जो बैटरी लगी हुई है ये लेड की बनी होती है, इसमें तेजाब भरी होती है, उसको बोलते हैं लेड संचायक सेल। तो जो लेड संचायक सेल है इसमें कौन से अम्ल का यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो विद्युत सेल क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टेलीफोन के तार में विद्युत ऊर्जा होती है, शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लेड संचायक सेल क्या करता है कि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। एक प्रश्न आपसे ट्रांसफार्मर से और पूछा गया है।
ट्रांसफार्मर। ठीक, ट्रांसफार्मर। पहली बात याद रखना, काफी लोगों के दिमाग में होगा कि ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदलता है या डीसी को एसी में बदलता है, तो ऐसा कुछ नहीं करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ऊर्जा को नियंत्रित करता है, एसी को डीसी में नहीं बदलता है। इस बात को कायदे से याद रखना, एसी को डीसी में नहीं बदलता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है, उसका आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न देख लो भाई। अगला प्रश्न यह है कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं, उपग्रह, उनमें जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है? कोई रोज तो पेट्रोल भरने जाएगा नहीं, ना डीजल भरने जाएगा। तो जितने भी कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट हैं, उनमें ऊर्जा के लिए सोलर प्लेटें लगी होती हैं। सोलर ऊर्जा यानी सोलर प्लेट का यूज करते हैं। एक बात और याद रखना, जो कृत्रिम उपग्रह हैं, या हम ये भी कह सकते हैं आपके वायुयान हैं, इनको ट्रैक किया जाता है। इनको ट्रैक, ये कहां पर हैं, तो किस विधि का यूज करते हैं? तो डॉपलर प्रभाव का यूज होता है। किसका यूज होता है? डॉपलर प्रभाव का यूज होता है। ध्यान रखना, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, इनमें ऊर्जा आती है सोलर प्लेटों के द्वारा, यानी सौर ऊर्जा का यूज होता है। और जो कृत्रिम उपग्रह हैं या वायुयान हैं, इनको अगर ट्रैक किया जाता है तो किस विधि के द्वारा ट्रैक किया जाता है? तो इनको ट्रैक करने के लिए डॉपलर प्रभाव का यूज किया जाता है। ठीक, अगला भाई। हाँ, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी क्या है, या ये भी कह सकते हैं सोनार सिस्टम क्या है? सोनोग्राफी या सोनार सिस्टम बहुत पूछा गया है। सुनते रहो भैया, कम समय में बहुत ज्यादा पूरा कराना है। सोनोग्राफी या सोनार सिस्टम में क्या होता है कि समुद्र में जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं, उनका पता लगाने के लिए किस विधि का यूज करते हैं? सोनार सिस्टम का यूज करते हैं, सोनोग्राफी का यूज करते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए। ठीक, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए। और एक बार और याद रखना कि जो सोनार सिस्टम होता है, इसमें कौन सी तरंगें स्रावित होती हैं? तो इससे अपश्रव्य तरंगे निकलती, सॉरी, पराश्रव्य तरंगे निकलती हैं। पराश्रव्य तरंग निकलती है। ध्यान रखना भैया, कौन सी तरंग निकलती है? पराश्रव्य तरंगे निकलती हैं। और पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्यान रखना, तीन प्रकार की तरंगे होती हैं, अपश्रव्य तरंगे, और एक होती हैं पराश्रव्य तरंगे, एक होती हैं श्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी इनको हम सुन नहीं सकते हैं। और श्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनको बोलते हैं श्रव्य तरंगे। और जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, वे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। तो ध्यान रखना, ये तो हो गई अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग, ये हो गई श्रव्य तरंग, और ये हो गई पराश्रव्य तरंग। ठीक भाई, अपश्रव्य तरंगों को सुन नहीं सकते हैं। श्रव्य तरंगें जो होती हैं, श्रव्य माने सुन नहीं होता, इनको हम सुन सकते हैं। और पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं, वो सोनार विधि जो होती है उससे निकलती हैं। पराश्रव्य तरंगों की खास बातें होती है, ये टकराकर वापस आ जाती हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है सोनार सिस्टम में। अगला पॉइंट पर आओ। जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, का स्पेक्ट्रम, जो दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, इसकी अगर आपसे तरंग दैर्घ्य पूछी जाए, क्योंकि ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो याद रखना, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक भाई, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य होती है। ये नोट कर लेना। अगले पॉइंट पर आओ। हमारी रेटिना पर, आप तो जानते हैं हमारी रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने समय के लिए बनता है? तो याद रखना, मात्र 1/6 सेकंड के लिए बनता है। कितने सेकंड के लिए? 1/6 सेकंड। दूसरा, किसी वस्तु को देखने के लिए स्पष्ट दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम किताब पढ़ रहे हैं, कॉपी पढ़ रहे हैं, तो हमसे किताब या कॉपी जो है वो लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। दूसरा याद रखना, जो निकट दृष्टि दोष होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष।
निकटदर्शी दोष को मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया। और दूरदर्शी दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है, हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, निकटदर्शी दोष को मायोपिया कहते हैं और दूरदर्शी दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। निकटदर्शी दोष में हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूरदृष्टि दोष में हम किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अब एक बात और याद रखना, निकटदर्शी दोष में दूर का नहीं दिखता है और दूरदर्शी दोष में पास का नहीं दिखता है, ये ध्यान रखना, उल्टा होता है। निकटदर्शी दोष को मायोपिया कहा जाता है, अवतल लेंस का यूज करते हैं, और दूरदर्शी दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट देखो मैंने लिखा है, हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग काहे में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। काहे में करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का यूज, फोटोग्राफी में करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्वर नाइट्रेट का यूज क्या करते हैं, AgNO3, तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है मतदान की, जो भी वोट डालने जाते हो स्याही लगाते हैं, तो मतदान की स्याही बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्वर आयोडाइड का यूज काहे करते हैं, सिल्वर आयोडाइड, 3 हो गए, सिल्वर ब्रोमाइड तो फोटोग्राफी, सिल्वर नाइट्रेट तो मतदान की स्याही, और सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में, जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें यूज किया जाता है। अगला, जो सोडियम थायोसल्फेट होता है, थायोसल्फेट, उसको हम लोग शॉर्टकट में हाइपो कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट को शॉर्टकट में हाइपो कहा जाता है, और इसका यूज भी किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। अगले पेज पर आ जाओ भैया, बहुत प्रश्न है, थक गए। हाँ, तारों का रंग, अगर आपसे पूछा जाए कि तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है, तो तारों का रंग जो डिपेंड करता है उनके पृष्ठीय ताप पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, एक सेकंड रुकना, जरा कैमरा ठीक कर लें थोड़ा, एक सेकंड, ठीक भाई। अब जरा देखो, एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि तारों का रंग तो निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। अब एक प्रश्न मैंने नोट किया था, ये पूछा गया था सीधा सीधा कि आप कब जानेंगे किस तारे का तापमान सर्वाधिक है। अगर जब तारा नीले रंग का होता है, किस रंग का, नीले रंग का होता है, तो समझ लेना तारा जो है उस समय सर्वाधिक उच्च तापमान पर है। ध्यान रखना, तारे का नीला रंग ये प्रदर्शित करता है कि तारा उस समय उच्च तापमान पर है, उच्च तापमान पर है। ठीक भाई, अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, ये तो सब हो गए क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये भी मैंने करा दिया है। सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था जॉनसन ने। किसने किया था, जॉनसन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जॉनसन ने किया था। इतने रखते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद। हेलो।